गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे शहरीकरण और शहरी जीवन, जिसके बारे में हम लोगों ने सिंगापुर के बारे में पढ़ा। अगला टॉपिक है हमारा पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग सभी लोग जानते हैं। यानी आजकल जो हमारी राजधानी है पटना, वो कभी भूतकाल में यानी प्राचीन काल में उसको पाटलिपुत्रा के नाम से जानते हैं, यानी वो पाटलिपुत्रा उसको कहा जाता था। हालांकि पाटलिपुत्रा का विकास नगर के रूप में बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन काल से पटना का जो पाटलिपुत्रा है, जिसको आज पटना बोलते हैं, पहले उसको पाटलिपुत्रा बोला जाता है। इसका विकास बहुत पहले से नगरीय रूप में किया गया था। हालांकि इसकी तुलना विश्व के बहुत सारे सुप्रसिद्ध नगरों में की जाती थी पाटलिपुत्रा की, पटना की। और इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी में, सोचिए ये कितनी पुरानी बातें हैं। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी में, 6ठी ईसा पूर्व में, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अजातशत्रु ने इसे एक सैनिक शिविर के रूप में इसकी स्थापना की थी। एक सैनिक शिविर के रूप में इसकी स्थापना की थी। और कालांतर में जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो बाद में यह मगध साम्राज्य का राजधानी भी बना, मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। मौर्य शासन काल में ये कंधार से कर्नाटक, यानी उत्तर से देखा जाए तो दक्षिण तक, जो आज कंधार आपको पाकिस्तान में है, कंधार से लेकर आपको कर्नाटक तक का क्षेत्र इस मौर्य साम्राज्य में आता था, जिसकी राजधानी पटना में थी। यानी बहुत बड़ा क्षेत्र पटना का था, पूरा भारत एक क्षेत्र में था। मौर्यकालीन जो राज है, राजप्रसाद, उनके अवशेष आपको पटना के कुम्हरार जो क्षेत्र है, कुम्हरार वहां से उस क्षेत्र के अवशेष मिले हैं, जिससे हमको जानकारी मिलती है कि इसकी स्थापना कितने साल पहले हुई है और इसकी क्या महत्व है भारतीय इतिहास में। उस समय इस नगर की आबादी लगभग 4 लाख थी। इस नगर के प्रशासन जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में, पटना पाटलिपुत्रा के जीवन या इसकी अनेक पहलुओं के बारे में प्रसिद्ध लेखक मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। यानी पाटलिपुत्रा की व्यवस्था के बारे में, उसकी रूपरेखा के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में लिखा है। यह मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में दूत बनकर आया था। यह व्यक्ति चंद्रगुप्त के दरबार में दूत बनकर आया था। उसके बाद गुप्त काल में यह नगर जो पाटलिपुत्रा था, इसका एक अलग गौरव रहा है, एक अलग इतिहास रहा है। इसकी सौंदर्य और इसकी वैभव को एक चीनी यात्री फाहियान के द्वारा भी लिखी गई है। इसकी वैभव को और इसकी सौंदर्य को चीनी यात्री फाहियान द्वारा भी बताई गई है, फाहियान द्वारा भी लिखी गई है। यह नगर आपको शिल्प कला, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। यह प्रमुख केंद्र था, परंतु यह पूर्व मध्यकाल में पतनशील अवस्था में आ गया। यानी पूर्व मध्यकाल में इसकी विकास में कुछ रुकावट आई, इसमें कुछ कमी आई। लेकिन फिर भी ये जिस चीज के लिए जाना जाता था, पाटलिपुत्रा, पटना जिस चीज के लिए जाना था, वो आज भी धरोहर के रूप में उसमें हम जानते हैं उसको। मध्य युग में इस नगर के गौरव को सुप्रसिद्ध अफगान शासक शेरशाह सूरी ने पुनर्स्थापित किया। और उन्होंने 1541 ईस्वी में लगभग गंगा और गंडक नदी के संगम के पास एक दुर्ग बनवाया, जिसके स्थान पर सैनिक महत्व को उसे आभास था। यानी दुर्ग बनाया उसने गंडक और गंगा नदी के संगम पे दुर्ग बनाया, जहाँ पर उसको यह बात था कि यहाँ सैनिकों का एक व्यवस्था होना जरूरी है, सैनिकों की एक छावनी होनी जरूरी है। इसी नगर में 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु
और सबसे अंतिम गुरु, सिखों के सबसे अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म भी हुआ था लगभग 1666 ईस्वी में, जिसके कारण यह नगर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी माना जाता है सिखों के लिए। सिखों के सबसे अंतिम गुरु और 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म भी आपको पटना में ही हुआ था। इस नगर की विकास एक अलग पहचान है पाटलिपुत्र की, और ये विश्व के इतिहास में इसका एक अलग गौरव रहा है, एक अलग मर्यादा रही है इस क्षेत्र की। बहुत सारे पुराने शासकों या अंग्रेजी शासकों ने भी इस स्थिति को समझा है। बाद में 1911 ईस्वी में दिल्ली के एक दरबार में बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया 1911 में, और 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। 1911 में बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, और 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया, और तब इसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना बनाई गई। और इसके बाद 20वीं शताब्दी के में पश्चिमी भाग का यानी पटना का विकास धीरे धीरे शुरू हुआ, और प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में इसका विकास होने लगा। बाद में इसमें राजभवन, सचिवालय, विधानमंडल आदि का निर्माण हुआ। ये दर्शाता है कि ये एक विकास की प्रक्रिया फिर इसमें आई, और इसको ये बिहार की राजधानी बनाई गई, और तब जाके इसको बिहार की स्थिति सुधरी। हालांकि इस क्षेत्र में जनसंख्या जो थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आबादी वाला ये क्षेत्र हो गया, इसकी आबादी तेजी से बढ़ने लगी। गांव से काफी संख्या में लोग इस क्षेत्र में बसने लगे, चूंकि इस क्षेत्र में वो सारी व्यवस्थाएं, सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर मौजूद थी, तो इस क्षेत्र में आबादी भी बढ़ने लगी। आजकल पटना एक घनी आबादी वाला शहर है, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, काफी संख्या में पटना में लोग मौजूद हैं, और पटना में पाटलिपुत्र अपना एक अलग पहचान बनाता है, और इतिहास भी इसको दर्शाता है कि पाटलिपुत्र की स्थिति क्या रही होगी, जिसको हम लोगों ने जाना भी और समझा भी। यानी जिस समय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज तक पटना एक अलग पहचान बनाए हुए है। तो इस तरह ये आप लोगों का लेसन समाप्त हो गया, ये आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो गया 6 लेसन। अब अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में देखेंगे, और तब उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर के बारे में देखेंगे। जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब हम अगले सब्जेक्ट की तरफ भी बढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।